गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम आपको सभी को पता है, पिछली क्लास में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते थे। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जिनका जो प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है बायोलॉजी का सीनियर्स में, तो उनके लिए है ये वीडियो। और पिछली क्लास में हमने बात की थी उसी के प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, कोशिका के किस कोशिका में होता है, उस कोशिका के बारे में पूरी जानकारी हासिल की थी, उसकी संरचना की बात की थी। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं के बारे में भी हमने जान लिया था, उनके उत्पादों के बारे में भी जान लिया था। और जल का अपघटन किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन का विकास किस प्रकार से होता है और शर्करा का निर्माण किस प्रकार से होता है केल्विन चक्र में, वो भी हमने जाना था। पूरे अच्छे डायग्राम से आपको ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो बेझिझक, और किसी ने लेट अपडेट किया हो, किसी ने पुराने वीडियो ना देखे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मैं डाउट पूछने से पहले थोड़ा सा उन वीडियो को देख लें, ताकि हो सकता है आपका डाउट पूछने की जरूरत ही न रहे, वो क्लियर हो जाए। और फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो बिल्कुल कोई मन रोक टोक नहीं है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके उस प्रश्नों का उत्तर हम एकदम सटीकतापूर्ण देंगे। जैसे ही हमारे पास प्रश्न पहुंचेंगे, जैसे ही मैं देखूंगा उन प्रश्नों को, और आपका उसका रेस्पॉन्स आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से ज़्यादा कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, बस ये वेट किया जाएगा तो आपके डाउट्स का, और डाउट्स आए तो भी अच्छा और नहीं आए तो मतलब कि हमारा वीडियो अच्छा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो ये और भी अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से हम इनिशिएट करने जा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में बात की थी हमने, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और सर्वाधिक पत्तियों में ही होती है, जब मैक्सिमम देखी जाए तो। और उसके अलावा बात करें, पत्तियों के अलावा तने में देखने को मिलती है, जड़ों में देखने के लिए मिलती है कुछ हद तक। ठीक है, वहां पे उन पोर्शंस में। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट में बात करेंगे, पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट हम कह सकते हैं वर्णक। वर्णक हैं। तो ये वर्णक कितने प्रकार के होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में, जिसको हम पर्णहरित कहते हैं। ये पर्णहरित ही क्या है? वर्णक। तो ये पर्णहरित के प्रकार की बात करेंगे तो ये अपने आप में वर्णक है। तो कई पिगमेंट होते हैं। जैसे बात करें, प्लीज प्रेस एंटर। तो हमारे टाइप्स आ जाएंगे, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। उसके साथ प्रीवियस स्लाइड कैरोटिनॉइड्स की बात करेंगे तो कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे तो उसके अलावा कुछ और भी सहायक होते हैं, जैसे जेंथोफिल्स, जेंथोफिल, ये भी क्या है? कैरोटिनॉइड्स हो गए, जेंथोफिल्स हो गए, ये सारे क्या है? सहायक वर्णक होते हैं। सहायक वर्णक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य, जब क्लोरोफिल जो है पर्णहरित मुख्य रूप से जब प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर रहा होता है, जब क्लोरोफिल जो है पर्णहरित जो है व्यस्त होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने में, उस दौरान ऐसा नहीं है कि हम पत्ती की में बात करेंगे, एक सामान्य पत्ती में बात करें हम तो ये क्लोरोफिल है, बात करें कुछ इस तरह से। तो सूर्य का प्रकाश जो आएगा वो सिर्फ इस पे नहीं जाएगा, यहाँ बीच में भी तो आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, चारों तरफ जाएगा, जो पूरी पत्ती फैली उस सब जगह सूर्य का प्रकाश गिरेगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो पर्णहरित है खुद व्यस्त है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में। जब ये व्यस्त होता है तो ये सहायक वर्णक यहाँ होते हैं, जेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स। ये क्या करते हैं? जब क्लोरोफिल व्यस्त होता है पानी, तो उस दौरान ये अवशोषण करने की प्रकाश को अपने पास रखते हैं। जैसे ही क्लोरोफिल फ्री होता है तो उस प्रकाश को क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देते हैं। क्लोरोफिल क्या है? मेन सेंट्रल मॉलिक्यूल है। ये वहां पे इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को क्लोरोफिल को स्थानांतरित कर देते हैं। इनका रोल यही होता है, इस कारण से इनको सहायक वर्णक कहा जाता है। कैरोटिनॉइड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेंथोफिल्स एंड
कैरोटेनॉइड्स, ये इसी के टाइप्स हैं। नेक्स्ट बात करें, ये क्लोरोफिल ए और बी अणु की संरचना है, ये पूरा। इसका जो अणुसूत्र होता है C55 H72 O6 N4 Mg, ये क्लोरोफिल ए का। पर्णहरित ए C55 H70 O5 N4 Mg। अब ये किसका है? ये पर्णहरित बी का, जो हमने लिखा ना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की संरचना। तो क्लोरोफिल ए का जो अणुसूत्र है वो ये होता है, ये क्या है? अणुसूत्र। अब यहाँ कार्बन अणु की संख्या कितनी होगी? कार्बन परमाणु की संख्या, तो कार्बन परमाणु कितने हैं? 55 है। चाहे तो आप यहाँ पे पूरा काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस होगा? क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, क्या होता है? CH3 मैथिल ग्रुप। और क्लोरोफिल बी में यहाँ पे इसमें होता है CHO समूह, एल्डिहाइड। ये वैसे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है, एल्डिहाइड। ये तो दोनों में फर्क यही है, एक तो अणुसूत्र में यहाँ देखो H72 है, यहाँ H70 है, यहाँ O6 है, यहाँ O5 है, ठीक है। N4 Mg। तो क्लोरोफिल के, अब हमें क्लोरोफिल से संबंधित क्या जानकारी हासिल करनी है? तो इसके केंद्र में मैग्नीशियम आयन होता है। तो सीधा पूछा जाता है कौन सा आयन होता है? ये देखो, ये केंद्र में कौन सा आयन है? मैग्नीशियम आयन। सेकंड, अब इसमें एक तो पायरोल वलय, पायरोल वलय व एक फाइटोल टेल होती है। फाइटोल पूंछ, ये देखो यहां पे। अब पायरोल वलयों में बात करेंगे तो 4 पोरफायरिन रिंग होती है। पायरोल वलय में बात करेंगे तो यहां पे 4 तो क्या है? पोरफायरिन। पोरफायरिन रिंग या वलय। और क्या होता है इसमें पायरोल में? मैग्नीशियम आयन। और यहाँ पे तो सिर्फ पूंछ वाला हिस्सा है, ये देखो ये पूंछ बन रही है, ये क्या है? फाइटोल पूंछ, फाइटोल टेल। अब यहाँ पे पायरोल वाले ये पूरा एक रिंग बन रहा है एक रिंग। इस रिंग में भी क्या है? एक तो मैग्नीशियम आयन है, क्या है? ये मैग्नीशियम आयन। उसके अलावा 4 पायरोल पोरफायरिन रिंग, ये 1, ये 2, ये 3 और ये चौथी बन जाती है। 4 रिंग बनती है यहाँ पे, ठीक है। 4 रिंग बनने के कारण इसको पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। 4 पोरफायरिन रिंग और एक मैग्नीशियम आयन होता है क्लोरोफिल अणु के बीच में। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की संरचना लगभग पूरी सेम होती है। उनके अणुसूत्र में सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस है मैं आपको बता चुका हूँ जी। एक तो डिफरेंस यहाँ है हाइड्रोजन में, दूसरा डिफरेंस ऑक्सीजन में है, तीसरा डिफरेंस यहाँ पे मैथिल समूह होता है, जबकि यहाँ पे एल्डिहाइड समूह होता है। बाकी लगभग पूरी संरचना सेम है, कोई विभिन्नता आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। क्लोरोफिल के संबंध में यही है। और ये वसा में घुलनशील वर्णक है। कैसा वर्णक है? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील वर्णक।
इसके बाद बात करें नेक्स्ट, ये देखो पोरफायरिन रिंग जो आपको बता चुका हूं। क्लोरोफिल ए हैज अ मिथाइल ग्रुप, क्लोरोफिल बी हैज ए कार्बोनाइल या एल्डिहाइड ग्रुप। ये फाइटोल पूछ, ये देखो ये पूरे क्लोरोफिल की संरचना है। देखो ये बीच में तो ये 4 वलय है, 1 2 3 4 तो पोरफायरिन रिंग, बीच में हरा भाग जो दिख रहा है आपको वो है मैग्नीशियम आयन, और ये जो इतनी लंबी पूंछ है क्या कहेंगे इसको, फाइटोल पूंछ। विभिन्न पिगमेंट प्रकाश को अलग अलग तरह से अवशोषित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, और 7 रंग में जो इसकी जो रेंज होती है इंद्रधनुष में, विब्ग्योर जिसको कहा जाता है। यहां शुरुआत होती है तरंग दैर्ध्य, किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, 400 नैनोमीटर, और ये 700 नैनोमीटर। यहाँ पे ये चीज है, तो मतलब ये वॉयलेट रिंग जो कलर जो होगा, वॉयलेट रंग, वो 400 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करेगा, जबकि लाल रंग जो है वह 700 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करेगा। ये देखो रंग दिखाया गया, ये है अवशोषण स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा जो आप है फिजिक्स के आपके जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें देखेंगे आप अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब अवशोषण स्पेक्ट्रा की ये दे रखी है वेवलेंथ, वेवलेंथ जो हमने बात करें तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य देखो 400 शुरू होकर के 700 तक है, और यूनिट क्या है इसकी, नैनोमीटर। तो अब ये देखो, और यहां एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, अब यहां पे ये देखो ये हरा प्रकाश अलग जा रहा है तरंग दैर्ध्य पे 500 के आसपास, देखो आप, ठीक है। पीला प्रकाश यहाँ पे जा रहा है, ये हल्का जो ब्लू है लाइट स्काई कलर, ये यहाँ पे जा रहा है 450 के आसपास, फिर ये देखो 600 के आसपास ये डाउन हो जाता है, और 700 पे ये सारा नीचे आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, कहने का मतलब इस पिक्चर में 2 चीज दिखानी है कि क्लोरोफिल जो है बी, पर्णहरित बी, वो हरे प्रकाश का अवशोषण करता है, यहाँ देखो, ठीक है। और क्लोरोफिल ए जो है मुख्य रूप से इस प्रकार को यहाँ जाकर के अवशोषित करता है। अवशोषण की स्पेक्ट्रा है कि मैक्सिमम ये बी जो है वो हरे को अवशोषित करने का प्रयास करता है, और ए जो है स्काई कलर के प्रकाश को और रंग को अवशोषित करता है। जबकि मैंने जो सहायक वर्णक बताए थे बीटा कैरोटीन, जैसे लाइकोपीन, जेंथोफिल, ठीक है, बीटा कैरोटेनॉइड्स, तो वो अलग प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन की ये इसकी रिलेटिव रेट दे रखी है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका ये क्रम, पूरा स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट बात करें हम, एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का उत्तेजना गर्मी के कारण ऊर्जा की हानि प्रकाश के फोटोन को कम ऊर्जावान बनाती है। गर्मी होती है, गर्मी के कारण क्या होता है, प्रकाश के फोटोनों को कम ऊर्जावान बना दिया, लेस एनर्जेटिक बना दिया। तो गर्मी में देखो हमें भी गर्मी लगती है, तो हमारे काम करने की ऊर्जा धीरे धीरे उसका ह्रास होता है और काम करने की क्षमता में कमी आती है, कम ऊर्जा वाली लंबी तरंग दैर्ध्यों में तब्दील हो जाती है। अब जैसे सूर्य से जो किरणें आ रही है, उस समय क्या होता है, इनका तरंग दैर्ध्य तो कम होता है, तरंग
तरंग दैर्ध्य कम लेकिन ऊर्जा अधिक होती है। आप भी सुबह सुबह देखते हैं, कभी स्कूल वगैरह जाते हैं तो देखिएगा सुबह सुबह बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत जल्दी कैसे कब छुट्टी की बेल लगे और हम घर जाएं। तो हमारे खुद की बैटरी लास्ट पीरियड जाते जाते क्या हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है, पूरा ऊर्जा विहीन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आ रही है तब तो ऊर्जा अधिक, लेकिन यही विकिरण जब आने के बाद वापस से परावर्तित होती है, आने के समय कम तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा अधिक, जाते समय इसमें बात करेंगे तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, तरंग दैर्ध्य अधिक और अब ऊर्जा कम हो गई। जैसे आपको मैंने अभी आपके स्कूल का एग्जांपल देके बताया। तो एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का उत्तेजना, क्लोरोफिल किस तरह से होता है, सूरज के प्रकाश जब क्लोरोफिल अणु पे गिरता है तो ये उत्तेजित अवस्था में जाता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है तो प्रोटॉन को मुक्त करता है, प्रोटॉन के साथ हम बात करें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और ये क्या कहलाती है, उसकी उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और अब देखो फिर यहां से क्या निकली, हीट निकल गई, लॉस हो गया, फिर वापस से क्या आ जाता है, ये नीचे से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, जिसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट या पूर्व अवस्था, जो निचली अवस्था होती है। तो कम ऊर्जा तरंग दैर्ध्य में तब्दील हो जाता है। इसका जो कैलकुलेशन है प्लैंक स्थिर का प्रकाश वेग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से इस समीकरण द्वारा किया जा सकता है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम के लाल छोर की ओर संक्रमण, तो लाल छोर की ओर संक्रमण कैसे, जैसे हमने बात की थी, पिछली स्लाइड दिखाऊं आपको, ये देखो यहां से हमने बात की थी, वॉयलेट से शुरू होकर के कहां जा रहे हैं हम, लाल रंग की ओर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहां से यहां तक जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है। किसका मान बढ़ रहा है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ा, मान बढ़ेगा, और उसके साथ साथ ऊर्जा कब बढ़ेगी, अगर हम यहां से कम दैर्ध्य की तरफ चलेंगे तो इस तरफ ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये फर्क रहेगा, देखो ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में ये रिलेशन है, आपको बेखूबी समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो दृश्य स्पेक्ट्रम किधर शिफ्ट हो रहा है, ये लाल रंग की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बड़ा टर्म है, एनवायरनमेंट में भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग, ये इसी आधार पर है, जब सूर्य की किरणें आती हैं धरती पर तो उस समय क्या होती है, ऊर्जा अधिक होती है तो वो धरती पर आ जाती है, जाते समय क्या होती है, उनका तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है लेकिन ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे एक परत बनी है CO2 की परत, उसको ये सूर्य की किरण आ गई और जाते समय इसको भेद नहीं पाती है और सारे की सारी हीट क्या हो रही है, यहाँ जमा हो रही है। तो इससे क्या हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर, जो पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे सालों से दर साल बढ़ता जा रहा है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी के कारण परिणाम स्वरूप जो ओशियन है, ठीक है, जहाँ पे ग्लेशियर्स है, जहाँ पे बर्फ जमी है, हिम ग्लेशियर्स, वो वहां की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है, और पिघलने लगी है जिसका प्रभाव कहाँ होगा, बर्फ पिघल रही है तो पानी आएगा, और पानी कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो समुद्र के तलहटी पर जो शहर बसे हुए हैं तो उनका भविष्य क्योंकि आने वाले समय में खतरे के निशाने पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इसी में आगे। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया आपको, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, ये फोटोन, लाइट जो आती है, एक चीज और,
सूर्य से प्रकाश जो आ रहा है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, एक साथ नहीं, एकदम बम्बार्डमेंट नहीं, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आएगा। और उन्हीं पैकेटों को क्या कहा जाता है? फोटोन। छोटे छोटे पैकेटों के रूप में जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको फोटोन। ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था पहले, वापस से आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, इधर गौर कीजिएगा, लाइट है, यहाँ लाइट, जैसे लाइट यहाँ क्लोरोफिल पे गिरी, क्लोरोफिल क्या हो गया? उत्तेजित। ये डॉट पे देखो, इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा, अब आगे की तरफ चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया। इसी दौरान क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटॉन जो है H+ आयन, उनका ट्रांसफर आगे से आगे हो रहा है। हम बात करेंगे फोटो सिस्टम, अभी फोटो सिस्टम बचा हुआ है। फोटो सिस्टम दो होते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकंड, जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषण करते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो 680 के करेगा, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो 700 नैनोमीटर प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, दोनों के इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य हम बात करेंगे फोटो सिस्टम सेकंड से। तो क्लोरोफिल अणु है जो प्रकाश पाते ही उत्तेजित होता है और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6। ठीक है, इससे संबंधित अभी नीट 2020 में क्वेश्चन भी आया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। ये देखिए, वापस से इलेक्ट्रॉन आगे चल रहे हैं, ये चक्कर इस तरह से चलता रहता है। ये देखो, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य प्रकाश, फ्लोरोसेंस ऑफ आइसोलेटेड क्लोरोफिल इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में क्लोरोफिल का सॉल्यूट बना रखा है। अब बात करें चक्रीय फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण भी कहा जाता है। अब चक्रीय में क्या होता है? सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम काम करता है और वो होता है फोटो सिस्टम प्रथम। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम। अब ये सर कहोगे सर ये डायग्राम आप इंग्लिश में ले आए, एक्चुअली हिंदी में डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मिलते नहीं है। प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट गिरी और फोटोन में आपको समझ में आ गया होगा, सूर्य के जो प्रकाश है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आ रहा है। देखो ये जिगजैग फॉर्म में आया, हरा हरा क्या है यहाँ पे थाइलेकॉइड है। ठीक है, थाइलेकॉइड पे लाइट गिर रही है, क्लोरोफिल उत्तेजित हो रहे हैं। ये देखो क्लोरोफिल उत्तेजित हो रहे हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे से आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन घूम फिर के फोटो सिस्टम के पास आ रहे हैं और ये चक्कर एक तरह से इस तरह से चक्कर में ही घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, जैसे हमने बात की थी प्रकाश अभिक्रिया में, क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया हो रही है? प्रकाश अभिक्रिया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित है ना, प्रकाश अभिक्रिया। सामान्य तौर पर हमने प्रकाश अभिक्रिया में क्या बात की थी? एक तो ATP बनता है और साथ में क्या बनता है? NADPH2। तो 2 चीज बनती है। जबकि हम बात करेंगे चक्रीय प्रक्रिया में, चक्रीय प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा, जबकि NADPH2 नहीं बनेगा। NADPH2 नहीं बनेगा, सिर्फ ATP बनेगा। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा? कीमोऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही इस ATP का निर्माण होगा। और यहाँ पे जो लाइट गिरेगी वो लाइट होगी 700 नैनोमीटर की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसमिशन होगा, एक तरह से चक्रण जो चलेगा, यहाँ से निकले क्लोरोफिल, फिर ये आगे गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, सपोज यहाँ A को दिए, फिर ये इलेक्ट्रॉन A से B में आए और B से वापस कहाँ आ गए? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट वापस इन इलेक्ट्रॉनों को A को देगा, फिर B को देगा, फिर B से वापस ये कहाँ आएंगे? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। PS1 लिखा जाता है इसको। और जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी नीट 2020 में, वो PS सेकंड से संबंधित था। ठीक है, जिसका हमने पूरा सॉल्यूशन हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करा दिया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहें।
ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बनी हुई है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते रहें। तो इस प्रकार से कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश के कारण से यहाँ उत्तेजित होते हैं और वो ए के पास गए, ए से बी और बी से वापस फोटो सिस्टम से फिर वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ए बी और PS1। तो एक चक्रीय क्रम में देखो एक चक्कर बन रहा है, ये चक्र के क्रम में चलता ही रहती है ये प्रक्रिया। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता है। तो ये चक्कर में चलने के कारण इसको क्या कहते हैं, चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण कुछ प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया से जुड़ी ATP के लिए होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, यहाँ पे ATP ही बनता है। और यहाँ पे लाइट जो चाहिए होती है 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए होती है, ठीक है। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सूर्य से प्रकाश जो आ रहा है वो 700 नैनोमीटर का है। किसके पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट को 700 नैनोमीटर का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अगर चक्री समझ में आई है तो अक्ष चक्री भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी चर्चा हम हमारी अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज का ये समय हो गया और काफ़ी लंबी भी हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप आज का इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, पुराने वीडियो से रिलेटेड भी है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड है, या कोई टॉपिक कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप ध्यान चूक गए हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा, ठीक है। डायरेक्ट दे रखे हैं हमने कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप वहाँ बात कीजिएगा और हमसे संपर्क कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को हमारे अगर अच्छा लगा है, अच्छा तो लगा ही होगा ऑब्वियस, ठीक है। तो आप इसको लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करें जो अपने और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, जिनके लिए मीनिंगफुल हो, जिनके लिए फ़ायदेमंद हो, जिनके भी बायोलॉजी है, ठीक है। तो उनको बताएं, उनको शेयर करें, ताकि वो चीज़ को जान सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाना प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद।